नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज। आज आए 11 नए मामले, 727 पहुंची कुल मरीजों की संख्या। मेजर सुमन गवानी को मिला संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिष्ठित सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। पुरस्कार हासिल करने वाली बनी पहली भारतीय आर्मी ऑफिसर। उत्तराखंड के टिहरी जिले की हैं मेजर गवानी। दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम लिखा पत्र। जनता को बताई सरकार की उपलब्धियां। कोविड-19 महामारी के निपटने में देश का संकल्प दोहराया। और टिड्डी दल के राज्य में आने की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने दिए कीटनाशक उपलब्ध कराने के निर्देश। किसानों को भी सतर्क रहने को कहा। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। प्रवासियों के लौटने के बाद इनमें काफी तेजी आई है। आज राज्य में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या 727 हो गई है। राज्य में 617 एक्टिव केस हैं, जबकि अब तक 102 लोग ठीक हो चुके हैं और दूसरे राज्यों के 3 कोरोना मरीज अपने राज्यों में वापस लौट चुके हैं। आज 819 सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब तक सबसे अधिक 222 मामले नैनीताल जिले में पॉजिटिव पाए गए हैं। देहरादून जिले में 153, टिहरी में 74, उधम सिंह नगर में 62, अल्मोड़ा में 45, बागेश्वर 16, चमोली 11, चंपावत 8, हरिद्वार 48, पौड़ी 28, पिथौरागढ़ 21, रुद्रप्रयाग में 5 और उत्तरकाशी जिले में अब तक 14 मामले सामने आ चुके हैं। आज इस समय तक 11 केसेस और आ चुके हैं, जिनमें निरंजनपुर मंडी में जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत ही मुस्तैदी के साथ प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, उनमें से 7 कॉन्टैक्ट ऐसे पाए गए हैं जो कि पॉजिटिव हैं। इसके अलावा टिहरी जनपद को जाने वाले महाराष्ट्र से जो हमारे प्रवासी भाई आए थे, उनमें से 4 केसेस आज पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तराखंड के टिहरी जिले के भिलंगना ब्लॉक के पोखर गांव की भारतीय सेना में मेजर सुमन गवानी को संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से प्रतिष्ठित पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यूएन के महानिदेशक एंटोनियो गुटेरेस ने उन्हें यह पुरस्कार दिया। सुमन गवानी इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को हासिल करने वाली पहली भारतीय आर्मी ऑफिसर बन गई हैं। मेजर सुमन गवानी ने यूनाइटेड नेशंस मिशन इन साउथ सूडान में अपनी सेवाएं दी। मेजर सुमन नवंबर 2018 से दिसंबर 2019 तक साउथ सूडान में सैन्य पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात थीं। उन्हें यौन हिंसा के विरोध में चलाए गए अभियान में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। लैंगिक मुद्दों के समाधान में भी उनकी भूमिका अहम रही। मेजर सुमन ने कहा, काम, पद या रैंक जो भी हो, एक शांति दूत होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हमारे काम में हम महिला पुरुष सभी की सोच और नजरिए को बराबरी से शामिल करें। Serving under the blue helmets, under the UN umbrella, and wearing my country's flag on my uniform, has been a matter of pride for me. So when I was in the force headquarters, I inculcated the gender first in the induction training of the military observers. Force was helping the South Sudanese People Defense Forces to make their action plan on conflict-related sexual violence. So we used to conduct seminars and workshops for the South Sudanese People Defense Forces on how to curb conflict-related sexual violence and how to handle such cases. I think women can play a very, very big role in the global peacekeeping, and I think that they are already doing their bit. The local communities in the conflict-driven places feel comfortable in liaising, communicating with the troops that have women component in them, and that I have seen from my experience also on ground. I would urge all the member states of the United Nations to pledge more and more female peacekeepers.
दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के नाम एक पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री ने पत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया है और कोविड-19 महामारी से निपटने में देश का संकल्प दोहराया। राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो, सदियों पुराने संघर्ष के सुखद परिणाम राम मंदिर निर्माण की बात हो, आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना ट्रिपल तलाक हो या फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिकता संशोधन कानून हो, ये सारी उपलब्धियां आप सभी को स्मरण है। एक के बाद एक हुए इन ऐतिहासिक निर्णयों के बीच अनेक फैसले, अनेक बदलाव ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत की विकास यात्रा को नई गति दी है, नए लक्ष्य दिए हैं, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इतने बड़े संकट की घड़ी में निश्चित रूप से यह दावा नहीं किया जा सकता कि किसी को असुविधा या परेशानी न हो। हमारे मजदूरों, प्रवासी कामगारों, लघु उद्योगों के शिल्पकारों और दस्तकारों, हॉकरों और अन्य लोगों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि हम उनकी परेशानी कम करने के लिए एकजुट और प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि वक्त की जरूरत है कि हम आत्मनिर्भर बने और हमें अपनी क्षमताओं के आधार पर अपने रास्ते से आगे बढ़ना होगा। इसका एक ही रास्ता है, आत्मनिर्भर भारत। उन्होंने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को इस दिशा में बड़ा कदम बताया। आज समय की मांग है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा, अपने बलबूते पर चलना ही होगा और इसके लिए एक ही मार्ग है, आत्मनिर्भर भारत। अभी हाल में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया गया 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। यह अभियान हर एक देशवासी के लिए, हमारे किसान, हमारे श्रमिक, हमारे लघु उद्यमी, हमारे स्टार्टअप से जुड़े नौजवान, सभी के लिए नए अवसरों का दौर लेकर आएगा। भारतीयों के पसीने से, परिश्रम से और उनकी प्रतिभा से बने लोकल उत्पादों के दम पर भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक महामारी के कारण निश्चित रूप से यह संकट का समय है, लेकिन हमारे लिए यह दृढ़ संकल्प का भी समय है। हमें सदैव याद रखना चाहिए कि 130 करोड़ लोगों का वर्तमान और भविष्य कदापि किसी विपदा से निर्देशित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम अपने वर्तमान और भविष्य का फैसला खुद करेंगे। हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे और विजय हमारी ही होगी। हमें यह हमेशा याद रखना है कि 130 करोड़ भारतीयों का वर्तमान और भविष्य कोई आपदा या कोई विपत्ति तय नहीं कर सकती। हम अपना वर्तमान भी खुद तय करेंगे और अपना भविष्य भी। उत्तराखंड सरकार ने व्यवसायियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने व्यावसायिक और आवश्यक सेवा कार्यों से राज्य में आने वाले लोगों के लिए 14 दिन के क्वारंटीन की शर्त को समाप्त कर दिया है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की ओर से जारी एसओपी में कहा गया है कि राज्य में व्यावसायिक काम से आने वाले लोगों को सरकार की ओर से निर्धारित क्वारंटीन सेंटर में आना होगा। वहां से उनको अपने कार्यक्षेत्र में जाने दिया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि काम के सिलसिले में आए लोगों को कार्यस्थल में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा। साथ ही राज्य के भीतर एक से दूसरे जिलों में जाने वाले लोगों की संबंधित जिलों की सीमा पर थर्मल स्क्रीनिंग भी अनिवार्य की गई है। रोजाना आने वाले लोगों की जानकारी जिलों के नोडल अधिकारियों को राज्य कंट्रोल रूम को देनी होगी। कोरोना महामारी के दौरान मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में उद्योगपतियों और अन्य लोगों की ओर से सहायता राशि दान की गई, जिसको विपक्ष सार्वजनिक करने की मांग कर रहा है। इस पर परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने सरकार की ओर से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रिलीफ फंड को समय आने पर सार्वजनिक किया जाएगा। यशपाल आर्य का कहना है कि अभी राज्य के हालात अच्छे नहीं हैं और ऐसे समय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। परिवहन मंत्री ने कहा कि विपक्ष को संकट के समय में सरकार का साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि
मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में जो भी सहायता राशि प्राप्त हुई है, सरकार के पास उसका पूरा हिसाब है। इस वक्त है उन लोगों की मदद करना, उन लोगों को राशन देना, उन लोगों को उनके गंतव्य तक छोड़ना, क्वारंटाइन जो हमारे सेंटर हैं उन पर हम विशेष सुविधाएं दें और सुझाव दें तो ऐसे सुझाव दें जिससे कि उन लोगों को उसका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री कोष में कितनी धनराशि दी गई है इसका सार्वजनिकरण करें, अभी कहना उचित नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल हम सार्वजनिक करने को तैयार हैं। इसमें हम कोई किसी प्रकार का कोई जो आक्षेप या जो कह रहे हैं, हम उसके लिए जांच के लिए आगे भविष्य में उसको सार्वजनिक करने का हमें कोई हिचक नहीं है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कोविड-19 के संबंध में टिहरी में बैठक ली। बैठक के दौरान धन सिंह रावत ने जिलाधिकारी को कहा कि कोविड नियंत्रण के लिए बजट की कमी नहीं है। उन्होंने जिले में जहां जहां कोविड केयर सेंटर और क्वारंटीन सेंटर हैं, उन जगहों पर खाने पीने की बेहतर सुविधाएं देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गाँव में लौटे प्रवासियों को राशन किट उनके घरों तक पहुँचाई जाएगी। धन सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत प्रवासियों को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने योजना तैयार कर ली है। योजना के तहत प्रवासियों के लिए रोजगार की पर्याप्त संभावनाएं हैं। सहकारिता और डेयरी उद्योग में भी रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में अब तक करीब 2 लाख प्रवासियों को घर लाया जा चुका है। लगभग 2 लाख लोग अभी तक प्रवासी उत्तराखंड के लोग यहाँ पहुँचे हैं और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत हम लोग 5 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए 25% सब्सिडी में देना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी काम करे। जहाँ तक डेयरी का सवाल है तो हम लोगों ने 3500 डेयरी के लिए इस बार पैसा दिया है प्रथम चरण में, और कोई भी आदमी जो है उस डेयरी खोल सकता है, 3 गाय से लेकर 5 गाय। हम लोग ये भी तय किया है कि हम 25% प्रत्येक डेयरी में डिस्काउंट देंगे। जो साइलेज है, जो पशु चारा है, पशु आहार है, वो भी 3.5 रुपये पर केजी देंगे और ढुलान का खर्चा भी राज्य सरकार देगी उसमें। 13 जून को भारतीय सैन्य अकादमी यानी आईएमए में होने वाली पासिंग आउट परेड में इस बार वो भव्यता देखने को नहीं मिलेगी जो पहले देखने को मिलती थी। इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए आईएमए की परेड को सीमित किया गया है। खास बात यह है कि पहली बार परेड में कैडेट्स के परिजनों के साथ ही देश विदेश के मेहमान भी मौजूद नहीं रहेंगे। हालांकि परेड पूर्व की भांति ही होगी। आईएमए में भारतीय सेना के अलावा मित्र देशों के कैडेट्स भी सैन्य प्रशिक्षण लेकर पास आउट होते हैं। टिड्डी दल के उत्तर प्रदेश में पहुंचने के बाद उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली और तैयारियों की समीक्षा भी की। उन्होंने अधिकारियों को सभी जिलों में टिड्डियों से फसलों के बचाव के लिए कीटनाशक दवा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पाकिस्तान से राजस्थान के रास्ते टिड्डियों का दल दिल्ली और उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है। टिड्डी दल से मक्का, मूंग, उड़द, गन्ना, सब्जी, आम और अन्य फसलों को नुकसान पहुंचता है। नमामि गंगे परियोजना के तहत हरिद्वार में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का काम तेजी से चल रहा है। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। सीवर से निकलने वाली जैविक गंदगी को वैज्ञानिक तरीके से शोधित करके प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार गंगा में छोड़ा जा रहा है। गंगा में फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा में काफी सुधार आया है। हरिद्वार स्थित जगजीतपुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के परियोजना अधिकारी इंजीनियर R.K. जैन का कहना है कि हरिद्वार में कुल 145 MLD शोधन क्षमता के STP प्लांट काम कर रहे हैं। इनकी क्षमता बढ़ाकर आगामी 33 वर्षों को ध्यान में रखकर निर्माण किया गया है। जस्ट लॉकडाउन से पहले ही इसने ट्रीटमेंट शुरू किया। उससे पहले जो जगजीतपुर के बाद STP के बाद का डाउन स्ट्रीम में जो हमारा मिस्रपुर के आसपास टेस्टिंग करता था पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वहाँ फीकल कैलिफॉर्म की मात्रा अधिक पाई जाती थी, क्योंकि कुछ मात्रा में एंटीट्रीट सीवेज STP की क्षमता पूरी न होने के कारण जाता था। लेकिन इसके बनने के बाद जनवरी के बाद जो PCB यहाँ टेस्टिंग कर रहा है, उनके आंकड़े हमें शेयर किए गए हैं। उसके बाद फीकल कॉलिफॉर्म भी मानकों के अंतर्गत आ गया है। ये पिछले 20-25 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि हरिद्वार नगर का डाउन स्ट्रीम का पानी भी की क्वालिटी भी बहुत तेजी से इम्प्रूव हो गई और मानकों के अनुरूप आ गया है। STP प्लांट के प्रोजेक्ट मैनेजर ASD कुलकर्णी ने बताया कि शहर की आने वाली सीवरेज की गंदगी की पहले स्क्रीनिंग की जाती है, उसके बाद अलग अलग चैम्बर में शोधित किया जाता है, उसमें ऑक्सीजन मिलाने का काम किया जाता है। शोधित पानी का इस्तेमाल खेतों की सिंचाई के लिए किया जाता है और गंगा में भी छोड़ा जाता है। यहाँ पर पहले
प्राइम जो भी सीवेज आता है सिटी से, वो पंपिंग स्टेशन से होके आता है, पंपिंग होके वहाँ पर उसका जो कूड़ा कचरा होता है पहले इनलेट चैम्बर में प्राइमरी में साफ़ किया जाता है। वहाँ मैकेनिकल स्क्रीन्स वगैरह लगी है, तो कूड़ा कचरा वहाँ अलग होता है। जो मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रेट के वो निकाल दिए जाते हैं। इसके बाद में वो जो प्राइमरी पार्टिकल निकालने के बाद ट्रीटमेंट के लिए वो ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए ये SBR नाम की एक इम्प्रूव्ड SBR नाम की टेक्नोलॉजी के टैंक बने हैं। ये 6 बेसिन है, इसमें ये सीवेज 3 में चला जाता है। 3 में ये सीवेज पहले लेते हैं, उसमें उसको हवा दी जाती है जिसको एरेशन कहते हैं। हवा देने के बाद उसको फिर सेटलमेंट में छोड़ा जाता है और एक घंटे का उसका सेटलिंग टाइम, आधे घंटे का सेटलिंग टाइम है। उसके बाद वो डिकैंट होकर भाई ट्रीटमेंट के लिए बाहर क्लियर वाटर छोड़ा जाता है। उन्होंने बताया कि हरिद्वार के सभी नालों को टेप किया जा चुका है। शहर की गंदगी कहीं भी गंगा में नहीं डाली जा रही है। नमामि गंगे परियोजना के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के कारण गंगा में प्रदूषण की मात्रा में काफी कमी आई है, जिससे गंगा का जल काफी शुद्ध और प्रदूषण रहित हो रहा है। उत्तराखंड के समाचारों में इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज, आज आए 11 नए मामले, 727 पहुंची कुल मरीजों की संख्या। मेजर सुमन गवानी को मिला संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिष्ठित सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। पुरस्कार हासिल करने वाली बनी पहली भारतीय आर्मी ऑफिसर। उत्तराखंड के टिहरी जिले की हैं मेजर गवानी। दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम लिखा पत्र, जनता को बताई सरकार की उपलब्धियां, कोविड-19 महामारी के निपटने में देश का संकल्प दोहराया। और टिड्डी दल के राज्य में आने की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने दिए कीटनाशक उपलब्ध कराने के निर्देश, किसानों को भी सतर्क रहने को कहा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।